हेलो एवरीवन। मैं आज आपके पास टैक्सेशन का पार्ट 1 वीडियो क्लास 12 का लेके आ रही हूँ। ये वीडियो जो है ये टैक्सेशन का है। मैंने कॉस्टिंग का फर्स्ट पार्ट का वीडियो दिया था। मुझे कमेंट आया है कि टैक्सेशन का आप चैप्टर जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसका कुछ सम बनाने के लिए, तो मैं वही वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए। और थैंक यू कमेंट करने के लिए। तो चलिए हम लोग आज करते हैं क्लास 12 का वेस्ट बंगाल बोर्ड टैक्सेशन का फर्स्ट चैप्टर टैक्सेशन का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है आपका। तो ये चैप्टर रहा आपके पास। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कह दूं कि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, बहुत ही लंबा ये चैप्टर है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको मैं एक बार में तो ये वीडियो में यहाँ बनेगा नहीं, इसीलिए मैंने तोड़ तोड़ के स्टेप बाय स्टेप किया है। आज मैं जो बताने जाऊँगी इस चैप्टर का ग्रॉस एनुअल वैल्यू बताने जाऊँगी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के में ही मैं छोटा सा नेट एनुअल वैल्यू भी बता दूँगी, बट रियल में मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही बताने जा रही हूँ। और हाँ, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छी तरह से इसका थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरे लॉ है, सब सेक्शन है, सेक्शन है, वो सब याद करने पड़ेंगे। तो मैं सोच रही थी कि अगर आज मैं जो कर रही हूँ वो मेरा प्रैक्टिकल होगा सम से रिलेटेड, लेकिन इसका मैं एक और वीडियो निकालूंगी इसी चैप्टर का, क्योंकि थ्योरी भी बताना बहुत ज़रूरी है। बिना थ्योरी का ये कंप्लीट नहीं होगा, तो थ्योरी का मैं अलग बनाऊंगी। और सम का जो मैं आज बताई हूँ उसका सिर्फ मैं फार्मूला और सम बना रही हूँ, कुछ थ्योरी नहीं बता रही हूँ। थ्योरी का मेरा अलग वीडियो आएगा, ठीक है। तो यहाँ आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ सम और कुछ रूल्स। मैं इनकम हाउस प्रॉपर्टी का कुछ भी थ्योरी आज डिस्कस नहीं कर रही हूँ। बस इतना मैं कह दूँ कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जितने भी हमारे घर से, हमारा घर जो होता है रेंटल या फिर जो भी हम लोग ऑक्यूपाइड करते हैं, रेसिडेंशियल जो हाउस है, उससे जो हमें टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसका ही हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि क्या टैक्स होता है, किस घर पे होता है, कैसे घर पे नहीं होता है, किस सेक्शन के तहत होता है, कौन सा सेक्शन, कौन सा सब सेक्शन, ये सब को ही हम लोग इस सेक्शन में, मान लीजिए सपोज आपका 23 है, 22 सेक्शन के कारण ये घर का मुझे इतना टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, इस घर का नहीं देना पड़ेगा। ये सब थ्योरी मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। इसमें आप यही पढ़ाना है कि कौन कौन से घर से इनकम होता है और कौन कौन सा घर हमारा टैक्सेबल है और नॉट टैक्सेबल है। ये चैप्टर हम लोग का यही बताता है, और इसमें हम लोगों को बहुत सारा फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ पार्ट 1 का वीडियो में, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, और नेट एनुअल वैल्यू को छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी। और इसकी थ्योरी मैं नहीं बता रही हूँ, उसका मुझे अलग पार्ट बनाना पड़ेगा, अलग वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं डायरेक्ट सम में ही, और कुछ हल्के से रूल्स में बता देती हूँ। ये रहा मेरे पास क्लास 12 का टैक्सेशन चैप्टर 1 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि घर तो हमारा प्रॉपर्टी है, घर से हमें जो इनकम मिलता है, मतलब आप रेंट पे लगा दिए या कैसा कैसा आपके पास घर है, उससे जो इनकम होता है उसी के बारे में ये चैप्टर है। और टैक्सेशन का मतलब ही होता है टैक्स जो हम लोग पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो किस किस पे लगता है, किस किस पे टैक्स नहीं होता, इसी बेस पे इस चैप्टर का है। लेकिन काफ़ी लेंदी है तो तोड़ तोड़ के मुझे दिखाना पड़ेगा। बस मैं इतना बता दूँ कि इनकम टैक्स एक्ट का ये जो है, इसमें 1961 का है ये लॉ। सेक्शन है आपका 20 से 27 के बीच ये डील हुआ था आपका, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसी डेट के बीच, ठीक है। ये सेक्शन होता है, मतलब एज़ पर लॉ सेक्शन जो होते हैं। और इसके जो ब्रैकेट में अगर 1 या ए या बी रहेगा उसे हम लोग सब सेक्शन कहते हैं। ये सेक्शन हो गया और ये लॉ हो गया विथ द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। किसके बारे में आप पढ़िएगा कि घर का जो हमारा प्रॉपर्टी है उसमें कैसा इनकम होता है।
और किस तरह से हमें टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। तो मैं थ्योरी नहीं बता रही हूँ, उसके मुझे अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट आपका कुछ रूल्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू का बताऊँगी और उसके सम एक ठो बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू देखिए, हम लोग फाइन इस चैप्टर में आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है ये बता दूँ कि जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब एक साल का जो काम हुआ है, कितना क्या हुआ है, क्या म्यूनसिपल वैल्यू आपका ऐड हुआ है, फेयर रेंट कितना भाड़ा लिया गया है, दिया गया है, ये सब का जो एक साल का हिसाब किताब होता है उसे हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं। और उसमें जो आप टैक्स पेमेंट कर दीजिएगा इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, म्यूनसिपल टैक्स कौन पे करेगा, जो ओनर होता है घर का, तो उसे हम लोग टैक्स पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट आता है वो हम लोग का नेट एनुअल वैल्यू हो जाता है। किसका, जिसका खाता है, मतलब जिसका ये घर है, जिसका जो ओनर है, ठीक है। तो चलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए क्या कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले आपको स्टेप 1 लेना पड़ेगा। स्टेप 1 में है कि म्यूनसिपल वैल्यू दिया रहेगा और फेयर रेंट मतलब भाड़ा, ठीक है। तो वो दोनों रहेंगे आपके बुक में गिवन रहेगा। तो उस दोनों में जो हाइयर अमाउंट, देखिए विच एवर इज़ हाइयर दैट विल बी टेकन एज, इन दोनों में जो हमारा हाइयर होगा, जो बड़ा अमाउंट होगा, वो हम लोगों को लेना पड़ेगा। विच एवर इज़ हाइयर, इन दोनों में, ठीक है। म्यूनसिपल तो आपको पता ही होगा, आप लोग सुने ही होंगे, जो म्यूनसिपल चार्ज हम लोग को म्यूनसिपल पैसा देना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है वो। और फेयर रेंट हो गया मतलब जो भाड़ा घर का होता है वो। तो इन दोनों में जो हाइयर अमाउंट होगा, हाइयर मतलब जो ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा, वही हमारा होता है, इसमें क्या कहलाता है, रीज़नेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। मतलब रीज़नेबल एक्सपेक्टेड मतलब इतना रेंट हम लोग एक्सपेक्ट किए, किस सेक्शन में, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अंडर सेक्शन यूएस मतलब अंडर सेक्शन 23(1)(a), ये सब सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये आपको हर टाइम लिखना पड़ेगा टैक्सेशन में, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा। बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इन दोनों में जो मैक्सिमम बड़ा अमाउंट है उसे ही हम लोगों को एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब हमारा एक्सपेक्टेड भाड़ा पैसा, ठीक है, ओनर का। तो ये यहाँ पे आ गया। अब स्टेप 1 ये हुआ। स्टेप 2 में आपका क्या है कि रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल आफ्टर डिडक्ट, मतलब रेंट जो आप भाड़ा जो रिसीव किए हैं या फिर करेंगे, रिसीवेबल मतलब कल होके जो करेंगे, किस किस के डिडक्टिंग के बाद, किस किस के माइनस करने के बाद आप रिसीव करिएगा भाड़ा, जो भराता होगा आपका, जो मतलब हम लोग बोलते हैं ना मेरा रेंटर है, उससे जो आप भाड़ा लीजिएगा। अनरियलाइज्ड रेंट बट बिफोर एडजस्टिंग, अनरियलाइज्ड रेंट मतलब हो गया कि मान लीजिए आप किसी को घर दिए हैं 12 महीना का, तो आपको 9 महीना का या 10 महीना का पैसा मिला है और 1-2 महीना का वो आपको भाड़ा नहीं दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। तो वो अगर जो नहीं मिला है उसको तो आपको डिडक्टिंग करना ही पड़ेगा इस अमाउंट से। और लॉस ड्यू टू वैकेंसी मतलब क्या हो गया कि जो भी कुछ लॉस हो गया, कुछ भी कल हो के कुछ भी मतलब खर्चा हो गया, लॉस हो गया ओनर का, तो ये चीज़, ये सब जो होते हैं ये स्टेप 2 है। ये चीज़ आपका अनरियलाइज्ड रेंट, जो आपको कुछ मंथ का बाद जो भाड़ा नहीं मिला और जो कुछ लॉस हो गया, उन दोनों को आप ऐड कीजिएगा। तो ये ऐड करके यहाँ लिखिएगा, तो उससे हम इसलिए टोटल लिखे क्योंकि ये दोनों ऐड होता है, ठीक है। तो ऐड करके सिर्फ इन दोनों का, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, ये तो आपका क्लोज हुआ यहाँ पे, इसका अलग है। इन दोनों में जो अनरियलाइज्ड मतलब जो भाड़ा नहीं मिला और लॉस जो हो गया, उन दोनों को ऐड करके आपको जो मिलेगा उसको टोटल कहते हैं। तो ये स्टेप 2 है। इसी में थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में क्या है कि अमाउंट कंप्यूटेड इन स्टेप 1। अब देखिए 1 और 2 में मतलब आपका जो स्टेप 1 जो हुआ यहाँ पे जो बड़ा अमाउंट था इन दोनों में, और स्टेप 2 में जो ये दोनों को ऐड करके आप लिखे थे, इन दोनों में कौन सा बड़ा आया, मतलब इन दोनों में जो अमाउंट बड़ा होगा उसको हम लोग, ये होगा उसका स्टेप 3 होगा। मतलब अमाउंट कंप्यूटेड इन स्टेप 1 और स्टेप 2, मतलब इन दोनों में स्टेप 1 और स्टेप 2 में इन दोनों में जो बड़ा अमाउंट होगा वो आपका स्टेप 3 में रहेगा, वो अमाउंट आएगा, ठीक है। अब स्टेप 4 का क्या है, स्टेप 4 में
कुछ भी मान लीजिए वैकेंसी से, जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, कुछ भी वैकेंसी से मतलब रिलेटेड लेस हो गया या कुछ भी जो हुआ था यहाँ पे, वो आप उससे हटा दीजिएगा, क्योंकि वो आपका लॉस हो गया है। तो वो जो आपका देखिए स्टेप 1 और स्टेप 2 से जो हायर अमाउंट तो आप ले लिए स्टेप 3 में, ये स्टेप 3 में। अब इस अमाउंट से आपको लॉस वाला जो भी हुआ होगा उसको हटा दीजिएगा, इसलिए मैंने माइनस में लिखा है। उससे माइनस करके जो आपका आएगा वो रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये रहा थर्ड 3 साइन मतलब मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। फिर से मैं समझाती हूँ। स्टेप 1 में इन दोनों का म्यूनिसिपल और फेयर में जो बड़ा होगा वो अमाउंट लेंगे। स्टेप 2 में आ जाइए, अनरियलाइज जो आपको भाड़ा जितना महीना का नहीं मिला है, कुछ लॉस हो गया, उन दोनों का ऐड कीजिएगा, तो ये हो गया। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या है कि स्टेप 1 और स्टेप 2 में कौन सा बड़ा अमाउंट आया वो आपका हो गया, ठीक है, स्टेप 3 में। और स्टेप 4 में जो आपका जो भी लॉस हुआ था उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि लेस हो गया। तो जो बचा हुआ अमाउंट है लेस करने के बाद, उसको स्टेप 5 कहते हैं। स्टेप 5 में वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इतना टाइम का जो काम हुआ है, जो घर के अंदर जो जो फंक्शन हुए हैं, काम हुए, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब जो इतना पैसा जो ओनर हम लोग को मिल गया, मतलब हमारा, मान लीजिए हम जो बना रहे हैं हम ही ओनर है, मेरा ही बुक है, तो हम, मेरा इतना पैसा हुआ मेरे पास है। अब उसमें से जो हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा, चाहे म्यूनसिपल टैक्स हो चाहे सर्विस टैक्स हो, कौन पे करता है, पेड बाय ओनर। पेड बाय ओनर ये सब ओनर, क्योंकि उसका घर है तो वही ओनर ही पे करेगा, तो ये लेस कर उसको देना पड़ेगा। तो ये देने के बाद जो अमाउंट आएगा, इसलिए मैंने माइनस लिखा है, क्योंकि ये लेस होता है इस अमाउंट से। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से अगर म्यूनसिपल टैक्स दिया है या सर्विस टैक्स दिया है, जो भी दिया है वो उसको हटा दीजिएगा। तो जो बचा अमाउंट होगा वो हम लोग का कहलाता है नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। ये हो गया इन दोनों का। देखिए ये दोनों माइनस कर दीजिएगा, जो इसका अमाउंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मान लीजिए ये साइन है, तो ये साइन से आप इसको माइनस किए, तो जो बच्चा यहाँ पे मैंने लिख नहीं पाई हूँ, साइन नहीं दी पाई, जो बच्चा हुआ होगा वही नेट एनुअल वैल्यू होगा, ठीक है। अब इससे आप एक सम देख लीजिए, सम बुक में है आपका। मैंने ऐसे सम अलग पेज में नहीं बनाया है, क्योंकि रूल सामने में है तो सम सामने में रहेगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सम है, फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल का अपना कर लीजिएगा। मैं कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रही हूँ। श्री अतुल रॉय, अतुल रॉय है इज़ द ओनर ऑफ हाउस इन रिसरा, रिसरा में उसका अपना घर है, ओनर है वो, ठीक है। फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर एंडेड, उसका प्रीवियस ईयर एंडेड डेट है 31, मतलब इस डेट का आपको बनाना है। उसका हाउस का वो ओनर श्री अतुल है, कहाँ पे, रिसरा में। उसका जो जिस डेट का उसका मतलब टैक्स उसको देना था, उस डेट का वो अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करेगा कि कितना क्या आया था। देखिए तो म्यूनसिपल वैल्यू 50,000, फेयर रेंट 45,000। तो मैंने स्टेप में बताया था ना कि म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट रहता है, तो यहाँ दोनों लिखिएगा और इस दोनों में जो अमाउंट आगे आएगा। तो ये देखिए सोल्यूशन, सम नंबर 1 सोल्यूशन है। ऊपर में लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ श्री अतुल रॉय फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20 को बोल दिया है ऐसे। यहाँ देखिए नीचे लाइन में बोला है कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री अतुल रॉय फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20। नीचे में बोला है ना कंप्यूट मतलब निकालना है आपको, ठीक है। तो ये यही लाइन आप हेडिंग में दीजिएगा सब में। ये रहा, आप पेंसिल इसके लिए यूज़ कीजिएगा। ये स्टेटमेंट मैंने अपने मन से दिया, आप लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते। रुपीज़ स्टेप 1, अभी मैंने रूल में बताया आपको कि म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू लिखते हैं स्टेप 1 में। इन दोनों में जो अमाउंट बड़ा होता है, हायर अमाउंट कौन सा बड़ा है, देखिए 50 और 45,000 में तो 50,000 ही होगा, इसलिए ये हायर अमाउंट हो गया, इसलिए यहाँ आ गया। स्टेप 2 में आपको बोला था रेंट रिसीव्ड जो भी हुआ होगा या रेंट रिसीवेबल। तो थर्ड में क्या है, रेंट पर मंथ। पर मंथ मतलब 1 साल का 12 महीना, 1 साल का निकालना पड़ा है, तो 1 साल का 12 महीना होता है, तो इसलिए 5,000 से 12 से मल्टीप्लाई किए तो 60,000 आया। ये रहा स्टेप 2 में। स्टेप 2 में मैंने रूल में बताया था कि जो होगा वो ऐड करके जितना भी आएगा ये सब ऐड होगा, तो ये आपका करके टोटल आया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा रेंट पर मंथ
इतना आया 60,000। अब थर्ड स्टेप में क्या है कि इन दोनों 50,000 और ये 60,000 में, तो स्टेप 1 में और स्टेप 2 में कौन सा बड़ा है, विच एवर इज़ हाइयर स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो 1 एंड 2 में कौन सा बड़ा है, 60,000 बड़ा हुआ, तो ये स्टेप 3 हो गया हमारा। लॉस कुछ भी सम्स में हुआ ही नहीं, क्योंकि 3 ही चीज़ था। मैं बहुत बेसिक सम से स्टार्ट की हूँ, आपको जो सम चाहिए होगा आप कमेंट कीजिएगा, और नहीं है कुछ भी इस सम्स में। तो बस इन दोनों में जो बड़ा अमाउंट आया वो हमारा हो गया हाइयर स्टेप 1 एंड 2 से, 60,000 हुआ। लॉस कुछ वैकेंसी हुआ नहीं, इसलिए नील मैंने लिख दिया है। तो इससे इसको जो भी अगर होता तो उससे माइनस करके क्या आता, जो भी आता तो वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाता। तो देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 60,000 ही आ जाएगा, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। अगर कुछ म्यूनिसिपल टैक्स या सर्विस टैक्स ओनर पे करता है तो वो लेस कर देते 60,000 से, तो हमारा क्या निकल जाता, नेट एनुअल वैल्यू। तो ये रहा सल्यूशन, और ये रहे रूल्स। इसका थ्योरी मैं अलग पार्ट में दूंगी, इसमें मैं नहीं दी हूँ, यहाँ पे मैं बस हल्का हिंट दी हूँ आपको। थ्योरी इसका मेन थ्योरी ही है, थ्योरी से ही आपको बनेगा सब। नेक्स्ट वीडियो में मेरा थ्योरी आएगा, और इसके आगे वाले बहुत कुछ इसमें है, तो वो सब वीडियो में लेके आऊँगी। फ़िलहाल तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।